नमस्कार दोस्तों, रोजगार विद अंकित चैनल पे मैं सोनवीर मलिक आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अंग्रेजी में ग्रामर पढ़ रहे हैं और ग्रामर की हम 2 क्लास कर चुके हैं। एक सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन क्लास की थी, उसके बाद ग्रामर की 2 क्लास हो गई हैं और अभी ये ग्रामर की क्लास नंबर 3 है। हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ब बेसिक, यानी बेसिक वर्ब के जो बेसिक चीजें हैं उन्हें पढ़ रहे हैं। लेकिन बेसिक होने का मतलब जैसा यहां लिखा हुआ है ये नहीं है कि ये एग्जाम में काम आने वाली चीज नहीं है। पहली बात तो ये वर्ब बेसिक जो चैप्टर है आपको ओवरऑल अंग्रेजी को समझने में बहुत मदद करेगा। दूसरा, ये जो इससे संबंधित नियम एग्जाम में आते हैं वो मैं बीच बीच में पॉइंट आउट करूंगा और वो बहुत महत्वपूर्ण नियम है। ठीक है, तो अभी वर्ब में आगे बढ़ने से पहले मैं हल्का सा 2 मिनट में एक ओवरव्यू दे दूं आपको कि हमने क्या क्या पढ़ा है। वर्ब माने क्रिया, नॉर्मली एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड को हम बोलते हैं, यानी जिससे कोई काम दिखाया जाए। लेकिन मैंने पहले भी बताया था कि केवल काम दिखाने को ही हम क्या बोलते हैं, वर्ब नहीं बोलते हैं। उसके अलावा भी जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, नॉर्मली सब्जेक्ट होता है एक कर्ता, ठीक है, वो कोई काम करता है। ठीक है, एक सब्जेक्ट होता है वो कुछ ना कुछ क्रिया करता है, तो जो सब्जेक्ट जो जिस क्रिया को करता है वो हम बोलते हैं वर्ब। ठीक है, जैसे द डॉग जंप्स, ठीक है, ये जो है क्रिया कर रहा है, ये सब्जेक्ट है हमारा। सब्जेक्ट क्या होता है, जो कोई क्रिया करे या जिसके साथ कोई क्रिया हो या जिसके बारे में बात की जा रही हो किसी भी वाक्य में, उसे हम बोल देते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है नॉर्मली या तो कोई क्या होता है, पर्सन होता है या कोई थिंग होती है। ठीक है, तो द डॉग जंप्स ये तो हो गया क्या कि सब्जेक्ट जो है इस क्रिया को कर रहा है। दूसरा मैंने बताया था कि कभी कभी जो क्रिया सब्जेक्ट के साथ की जाती है, यानी हर सेंटेंस में ऐसा नहीं है कि जो सब्जेक्ट है वही क्रिया को करेगा, कभी कभी उसके साथ क्रिया होगी तो उसे भी हम वर्ब बोलेंगे। जैसे शी वाज प्रेज्ड, उसकी प्रशंसा की गई। अब देखो ये है हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि इसके बारे में बात की जा रही है, लेकिन ये इस काम को करने वाला नहीं है। प्रेज माने प्रशंसा करना, तो ये प्रशंसा कर नहीं रही है, इसकी प्रशंसा हुई है, यानी इसके साथ ये एक्शन हुआ है किसी और के द्वारा। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम वर्ब, इसे भी हम बोलेंगे वर्ब। तीसरा बताया था कि जब किसी स्टेट के बारे में, यानी ना तो सब्जेक्ट जो है कोई काम करता है ना उसके साथ कोई काम होता है, बस एक स्टेट बताया जाता है उसका। जैसे शी इज हैप्पी, वह खुश है। शी इज सैड, वह दुखी है। अब बताओ इसमें क्या क्रिया है? क्रिया कुछ नहीं है, बस उसका स्टेट बताया जा रहा है, उसकी स्थिति बताई जा रही है। इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे ये मान लिया जाएगा कि ये जो है, जो स्टेट बताने वाला वर्ड है, ये क्या है, क्रिया है। ठीक है, तो क्रिया 3 तरह की हो गई। अभी हमने पहले भी 3 क्लास में पढ़ी थी, ये मैंने 2 मिनट में आपको ओवरव्यू दे दिया है। उसके बाद हमने पढ़ी थी ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। असलियत में वर्ब को हम पहले बांटेंगे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में, फिर जो मेन वर्ब है उसका पार्ट होता है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ठीक है, वो एक टॉपिक समझाने की वजह से, क्योंकि वो अच्छा टॉपिक है इसलिए मैंने उसे पहले ले लिया था। अभी हम बताएंगे आपको कि वर्ब को यहां इस नॉर्मल वर्ब को हम कितने भागों में बांटते हैं। देखिए, वर्ब माने क्रिया, वर्ब माने क्रिया। अब ये जो वर्ब है इसको बांट दिया फर्दर 2 पार्ट में। कितने पार्ट में बांट दिया? 2। एक तो हेल्पिंग वर्ब और दूसरा हो गया मेन वर्ब। एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। ठीक है, अब जो ये हेल्पिंग वर्ब है इसको भी फर्दर, इसे अच्छा ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, इसे ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, इसका एक ही मतलब है, सहायक क्रिया बोल देते हैं हम इसे। ठीक है, इसको फर्दर हम 2 पार्ट में बांट लेते हैं। एक तो मॉडल्स, इसे बोलते थे मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है, और ऑक्सिलरी। नॉर्मल जो ऑक्सिलरी है वो, और एक मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स और एक नॉर्मल ऑक्सिलरी। मेन वर्ब तो आपको पता ही है, कहीं ना कहीं कोई एक्शन होगा, ठीक है, स्टेट बताया जाएगा। अब ये देखो मॉडल्स जो हैं, मॉडल्स आपने देखा होगा कैन, कुड, शुड, ठीक है, मस्ट, ऑट टू, ठीक है, नीड, यूज टू,
एटसेट्रा, और 2-4 हैं मैं बता दूंगा, ठीक है। ऑक्सिलरी बी, डू, हैव, बी, डू, हैव और इनकी सारी की सारी फॉर्म्स वो कहलाएंगी ऑक्सिलरी वर्ब। क्या कहलाएंगी? ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। अब ये मॉडल्स हैं, ये ऑक्सिलरी वर्ब हैं, ये दोनों पार्ट किसके हैं? हेल्पिंग वर्ब के, यानी कहीं ना कहीं ये दोनों जो है किसका काम करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बी की फॉर्म क्या क्या और होती है? बी की इज एम आर बी, बी का जो रूप है इज आर एम, ये भी होता है, ठीक है। पास्ट में आवाज वर्ब भी होता है। तो ये जो है बी की फॉर्म है या डू है या हैव है, ये दोनों का ही काम करते हैं। ये किसका काम करते हैं? दोनों का। ये हेल्पिंग वर्ब की भी का भी काम करेंगे और कहीं कहीं मेन वर्ब का भी काम करेंगे। मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो ना हो लेकिन मेन वर्ब जरूर होगी। भाई कोई भी हम काम कर रहे हैं, पहले उसमें कोई ना कोई मुख्य बात होगी ना कोई मुख्य आदमी होगा। कोई फंक्शन हो जाए तो कोई ना कोई मुख्य आदमी होगा, मुख्य अतिथि होगा, उसके बाद ही तो कोई सहायक हो जाएगा। तो यानी कि मुख्य होना बहुत जरूरी है। तो अगर किसी सेंटेंस में और कोई मेन वर्ब नहीं है और ये चीजें आई हुई हैं तीनों में से कोई सी, तो उस सेंटेंस में क्या माना जाएगा कि ये तीनों जो हैं किसका काम कर रही हैं? ये वहां पे मेन वर्ब का काम कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर उसमें पहले ही मेन वर्ब कोई और है तो वहां पे किसका काम कर सकती है? ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकती है, क्योंकि देखो कैटेगरी में तो हमने इसे किस की में रखा है? हेल्पिंग वर्ब की में, हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो देखिए अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। क्या पढ़ेंगे? ऑक्सिलरी यानी कि सहायक क्रिया। ऑक्सिलरी में 2 पार्ट बताए थे मैंने, क्या क्या बताए? मॉडल ऑक्सिलरी और ऑक्सिलरी, ठीक है। तो हम ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ेंगे और ऑक्सिलरी में भी हम क्या पढ़ रहे हैं? पहले मॉडल्स, ठीक है। पहले क्या पढ़ेंगे? मॉडल्स। तो मॉडल्स का रूल नंबर 1 लिख लीजिए। मॉडल्स का रूल नंबर 1 लिख लीजिए कि मॉडल वर्ब जो है या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है या मॉडल्स जो हैं उनका प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह ही होगा। किसकी तरह होगा? हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह ही होगा, मेन वर्ब की तरह नहीं, ठीक है। मेन वर्ब की तरह नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि वो कभी भी मुख्य क्रिया के तौर पे काम नहीं करेंगी। और मुख्य क्रिया के तौर पे अगर वो काम नहीं करेंगी, हमने बताया था सेंटेंस में मुख्य होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब कि मॉडल ऑक्सिलरी जितनी भी हैं उनके साथ हमेशा क्या होगा? उनके साथ सेंटेंस में आपको मुख्य क्रिया जरूर ही जरूर मिलेगी, ठीक है। जैसे आई शुड हेल्प हिम, ठीक है। आई शुड हेल्प हिम, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये हो गई मेन वर्ब, ठीक है। यानी मेन वर्ब इसमें होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। दे शुड हेल्प देयर नेबर्स, ठीक है। दे शुड हेल्प देयर नेबर्स, उन्हें अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। दे शुड हेल्प, अब ये शुड जो है हेल्पिंग वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी, और ये हो गई मेन वर्ब, ठीक है। ही कैन लिफ्ट 100 kg, वह 100 किलो वजन उठा सकता है। ही कैन लिफ्ट, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल ऑक्सिलरी, और ये हो गई मेन वर्ब, ठीक है। एक और लिख लीजिए, दे कैन हेल्प यू, इफ दे विश, ठीक है। वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं यदि वो चाहे तो, ठीक है। अब ये देखो आप कि मॉडल्स जो हैं उनका प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह ही होगा, मेन वर्ब की तरह नहीं। इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि उनमें कोई ना कोई मुख्य क्रिया जरूर सेंटेंस में पहले ही होगी। तो हमने 4 सेंटेंस भी उदाहरण के तौर पर देखे हैं। आई शुड हेल्प हिम, दे शुड हेल्प देयर नेबर्स, ही कैन लिफ्ट 100 kg, दे कैन हेल्प यू इफ दे विश। चारों सेंटेंस हमने देखे, चारों में ये मॉडल्स के साथ किसका यूज हुआ है? किसका यूज हुआ है? हाँ,
मॉडल्स के साथ किसी ना किसी मेन वर्ब का यूज चारों में हुआ है। ठीक है, एक नोट करके लिख लीजिए। नोट करके आपको क्या लिखना है कि मॉडल्स जो हैं उनकी कोई फॉर्म नहीं होती। जैसे आपने क्रिया देखी ना, क्रिया डू, डिड, डन, गो, वेंट, गॉन, तो ऐसे ही मॉडल्स जो है उनकी कोई भी क्रिया नहीं होगी, वो हर जगह एक ही जैसे रूप में प्रयोग किए जाएंगे। इसका उदाहरण भी देख लो, आई के साथ शुड, दे के साथ भी शुड, वरना तो अगर यहां डू होता तो आई के साथ डू, दे के साथ डू, लेकिन ही आते ही क्या हो जाता, डज। ठीक है, आई के साथ एम होता है, दे के साथ आर होता है, ही के साथ इज होता है, लेकिन ये वाली जो है यानी जो नॉर्मल सहायक क्रिया है वो कर्ता के हिसाब से बदल जाती है। उनकी क्रिया जो उनकी है अलग अलग रूप है उनके, क्या है उनके अलग अलग रूप। किसी के साथ इज लगेगा, किसी के साथ आर लगेगा, किसी सब्जेक्ट के साथ, और किसी सब्जेक्ट के साथ एम भी लगेगा। लेकिन मॉडल्स जो हैं उनकी कोई फॉर्म नहीं होती, वो सभी सब्जेक्ट के साथ या वो सभी सब्जेक्ट्स के साथ एक ही रूप में रहते हैं, एक ही रूप में रहते हैं। ठीक है, जैसे पहला उदाहरण हमने यही देख लीजिए, आई शुड हेल्प हिम, दे शुड हेल्प हिम, ही शुड हेल्प हिम, शी शुड हेल्प हिम, यानी कितने भी इन्हें बदल दो ये जो है शुड का शुड ही रहेगा, ये आपका कुछ और नहीं बदलेगा। जैसे इज का हम किसी सब्जेक्ट के साथ आर कर देते हैं, आर का कहीं एम कर देते हैं, कहीं वाज का वर करना पड़ता है, कहीं वर का वाज करना पड़ता है, लेकिन ये जो है इनका कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑक्सिलरी में मैंने आपको बताया पहले मॉडल्स, ठीक है, क्या बताया, मॉडल। ये मॉडल है, कुछ हेल्पिंग वर्ब नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब होती है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब साधारण, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डिड। इसके अलावा एक होता है जो बहुत महत्वपूर्ण नियम है पेपर के हिसाब से, क्या होता है, मार्जिनल ऑक्सिलरी, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स, मार्जिनल क्यों बोला गया, क्योंकि इनका हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी यूज कर पाएंगे। आप लिख लीजिए, ऐसी वर्ब्स जिनका हम हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब दोनों रूप में प्रयोग कर सकें। ऐसी वर्ब्स जिनका हम हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब दोनों रूप में प्रयोग कर सकें, उन्हें हम मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, उन्हें हम मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। ये कौन कौन से अक्षर है, देखो, नीड, क्या है, नीड, देयर और यूज्ड टू। ठीक है, नीड, देयर, यूज्ड टू, तीनों का प्रयोग क्या करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी करेंगे और मुख्य क्रिया के तौर पे भी करेंगे, इसलिए इन्हें हम क्या बोल देते हैं, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स हम इन्हें बोल देते हैं। अब इसका जो प्रयोग है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, दोनों तीनों का। ही नीड्स अ बुक, ही नीड्स अ बुक, उसे एक किताब की आवश्यकता है। ही डज नॉट नीड अ बुक, ही डज नॉट नीड अ बुक। ठीक है, ही नीड्स टू स्टडी हार्ड, ही नीड्स टू स्टडी हार्ड। ये तीनों सेंटेंस हैं। ही नीड्स अ बुक, आपने देखा होगा नीड में एस जुड़ रही है, किस में जुड़ती है, हमेशा मेन वर्ब में जुड़ती है। ठीक है, नीड्स यहां भी क्या है, मेन वर्ब में जुड़ती है, लेकिन यहां देखो ही डज नॉट, यहां हेल्पिंग वर्ब तो ये आ गई, दो हेल्पिंग वर्ब तो आनी नहीं इसमें, तो ही डज नॉट नीड। अब क्योंकि ये डज भी इसमें आ गया और डज किसकी फॉर्म है, डू की, जो हमने तीन बताई थी सहायक क्रिया, बी, डू और हैव, उसमें से डू की फॉर्म है डज।
जो कि सिंपल सेंटेंस जो होते हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के, उनमें किसके साथ लगती है? सिंगुलर। सिंगुलर अगर हमारा सब्जेक्ट हो, ही सिंगल ही होता है, तो सिंगल सब्जेक्ट के साथ लगती है ही डज नॉट नीड ए बुक। अब देखो एक और आसान तरीका देखने का, ये नॉट अगर जिसमें आ गई, जिसमें नॉट आ गई, इसके बाद अगर ये आया, क्या आया? इसके बाद अगर ये नीड वर्ड आया तो क्या माना जाएगा? ये मेन वर्ब ही माना जाएगा, क्योंकि नॉट के बाद जो वर्ब आती है ना, नॉट से पहले आ गई तो वो तो हेल्पिंग वर्ब होगी, और नॉट के बाद अगर आएगी तो वो होगी मेन वर्ब। तो इस वाले सेंटेंस में पर्टिकुलर जिसमें नॉट भी आई हो, हम आसानी से जो है पहचान सकते हैं कि कौन सी वर्ब जो है हमारी क्या है? मेन वर्ब है, और कौन सी हमारी, हाँ कौन सी बताइए? ऑक्सिलरी। बहुत बढ़िया। तो अभी जो ये मैंने नीड के एग्जांपल जैसे बताए हैं, सेम ही डेयर का भी प्रयोग होता है, और यूज टू का प्रयोग तो बहुत महत्वपूर्ण होता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी, ठीक है। तो अभी आप ये एग्जांपल देखिए, डेयर और यूज टू का प्रयोग मैं आगे ही बताऊंगा, और नीड का भी एक बार दोबारा बताऊंगा। बस यहां तो 3 एग्जांपल आपको देके ये समझाया थोड़ा सा कि आप समझ पाओ कि मार्जिनल ऑक्सिलरी क्यों बोलते हैं इन्हें। क्यों? क्योंकि ये दोनों तरह से काम कर सकती है, ये कहीं हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकती है और कहीं पे ये मेन वर्ब का भी काम कर सकती है, ठीक है। तो अभी हम पहले पढ़ेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अभी हम पहले क्या पढ़ेंगे? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। तो मॉडल है, उसमें हम पहले पढ़ेंगे सबसे कैन, कुड, ठीक है। कैन जो है वो क्या है? कैन की ही पास्ट फॉर्म होती है कुड। कैन का मतलब क्या होता है? कैन का यूज होगा जहां पावर की बात हो, शक्ति की, ठीक है। एबिलिटी, किसकी बात हो? एबिलिटी की, योग्यता की, और कैपेसिटी की, यानी कि सामर्थ्य, क्षमता की बात हो। यह कैन का प्रयोग होता है पावर के लिए, एबिलिटी के लिए और कैपेसिटी के लिए, ठीक है। कुड का प्रयोग भी सेम है। कुड का पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी, ठीक है, तीनों के लिए प्रयोग होता है, लेकिन इन पास्ट टेंस। किसमें यूज होता है? पास्ट टेंस में यूज होता है इनका, यानी पास्ट में, भूतकाल की अगर बात करें। अगर वर्तमान में मुझे पावर के लिए कुछ चीज दिखानी है, पावर, मुझे एबिलिटी दिखानी है, कैपेसिटी दिखानी है, तो क्या होगा? वर्तमान में हम लगाएंगे कैन का यूज। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरी, अब जैसे हमारे घर परिवार में, पड़ोस में बड़े बूढ़े रहते हैं, तो बताते हैं ना कि भाई जब मैं नौजवान था ना, तो मैं ना 1 कुंटल वजन उठा लेता था, ठीक है, या 1.5 कुंटल वजन उठा लेता था। तो अब उनकी फिलहाल तो पावर नहीं है ना प्रेजेंट में इतनी, लेकिन उनकी पावर कब थी इतनी? भूतकाल में, पास्ट में। तो जब पास्ट में उनकी पावर थी, अब वो भी तो उन्हें, जैसे आप बताते हो भाई मैं जिम में इतना वजन उठा लेता हूं, तो उनका भी तो मन करता होगा कि मैं भी बताऊं कि मैं कितना वजन उठा लेता हूं। तो अगर वो बताएंगे तो उनके लिए अगर कुड नहीं होगा तो उनके लिए तो कोई सेंटेंस बनेगा ही नहीं, इसलिए उनके लिए रखा गया है कुड, ठीक है। जैसे आई कैन लिफ्ट 100 kg, मैं 100 किलो उठा सकता हूं। इन चाइल्डहुड, बचपन में, आई कुड लिफ्ट 100 kg, बचपन में मैं 100 किलो उठा सकता था, ठीक है। तो ये पहला है कैन का रूल। कैन के और भी रूल आएंगे, लेकिन अभी कैन का है पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, और कुड का पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी इन पास्ट टेंस दोनों है। लेकिन ये क्या है? पहला रूल है अभी कैन का। कैन के प्रयोग और भी कहीं होंगे। कैन का प्रयोग पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए नहीं होगा, कैन का प्रयोग और कुछ चीजों में भी होगा। लेकिन अभी हम पहला रूल पढ़ रहे हैं कि कैन का प्रयोग अगर प्रेजेंट में पावर, एबिलिटी या कैपेसिटी के लिए दिखाना है तो उसे हम कैन का यूज करेंगे, अगर पास्ट में दिखाना है तो कुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आई कैन हेल्प हिम, मैं उसकी मदद कर सकता हूं, ठीक है। ये मेरी एबिलिटी हो सकती है, मेरी कैपेसिटी हो सकती है, ठीक है। आई कुड हेल्प हिम, मैं उसकी मदद कर सकता
था। ये मेरी पास्ट की एबिलिटी है, ठीक है। यानी भूतकाल में भी मैं अगर कुछ कर सकता था, वो मेरी पास्ट की एबिलिटी, वहां कुड का प्रयोग होगा। यदि मैं वर्तमान में कुछ कर सकता हूं, यानी कि वो मेरी अभी की एबिलिटी है, अभी की पावर है, अभी की कैपेसिटी है, तो उसके लिए क्या यूज कर सकता हूं मैं? कैन का, पास्ट के लिए कुड का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर 2, अनुमति के लिए, अनुमति यानी कि परमिशन, ठीक है। परमिशन के लिए भी कैन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कैन का प्रयोग किया जाता है, परमिशन के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही कैन गो नाउ, वह अब जा सकता है। यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। ही कैन नॉट एंटर माई ऑफिस, वह मेरे ऑफिस में एंटर नहीं कर सकता है, यानी उसे परमिशन नहीं है। परमिशन नेगेटिव सेंस ऊपर, परमिशन का पॉजिटिव सेंस, ठीक है। कहीं आप गए, आपका कोई काम था, आप बैठे रहे, इंतजार करते रहे, ठीक है, फिर वो काम हो गया, तो जिस व्यक्ति के पास गए थे वो कहेगा ही यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो, ठीक है। अगर वो सीधा आपसे ना कह के किसी और से कहेगा तो बोलेगा ही कैन गो नाउ, उसे जाके कह दो कि वो अब जा सकता है। यहां भी परमिशन हो गई। ही कैन नॉट एंटर माई ऑफिस, वो मेरे ऑफिस में एंटर नहीं कर सकता, यानी कि इसे परमिशन नहीं है, तो यहां नेगेटिव हो गया। परमिशन का क्या हो गया यहां पे? नेगेटिव। ही कैन नॉट एंटर माई ऑफिस, या ही कैन एंटर माई ऑफिस एट एनी टाइम, किसी भी समय वो मेरे ऑफिस में आ सकता है, ठीक है। कोई आपका बहुत अच्छा जानकार है, ठीक है, वो पूछे या कोई और पूछे, जी वो आने की पूछ रहा था आपसे मिलने की, तो आप क्या कहोगे? अरे वो कभी भी आ सकता है, उसका स्वागत है, ठीक है। तो अभी ये जो है एक बार रूल नंबर 2, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, सैद्धांतिक तौर पे जो चीज संभव हो, सैद्धांतिक तौर पर जो चीज संभव हो, संभव हो, उसके लिए कैन का प्रयोग कर सकते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? हम कैन का प्रयोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? कैन का प्रयोग। तो मैं आगे कैन लिखूं ना लिखूं वो आप अपने आप जोड़ लेना, ठीक है। सैद्धांतिक तौर पे यानी कि एक सिद्धांत के तौर पे, यानी थ्योरेटिकल तौर पे, प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, लेकिन जिस चीज की संभावना हो, जैसे एनीवन कैन डू मिस्टेक्स, कोई भी गलती कर सकता है, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं है सब गलती करते ही हैं, ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में सब गलती करते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि कोई भी गलती कर सकता है, नहीं मैं भी, आप भी, कोई तीसरा भी, चौथा भी, यानी इस सिद्धांत से मना आप नहीं कर सकते कि सब व्यक्ति गलती नहीं कर सकते, इसलिए हम कहेंगे कि कोई भी गलती कर सकता है, ठीक है। एनीवन कैन बी रॉन्ग, कोई भी गलत हो सकता है। एवरीवन कैन कमिट मिस्टेक, एवरीवन कैन कमिट मिस्टेक्स, हर कोई गलतियां कर सकता है। तो ये एक सिद्धांतिक तौर पे इसकी संभावना है कि कोई भी गलती कर सकता है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? इसलिए इसे बोलेंगे हम कि ये यहां पे कैन का प्रयोग होगा, क्योंकि यहां पे सिद्धांतिक तौर पे ऐसी संभावना है कि कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पे एरर फ्री नहीं है, गलतियों से परे नहीं है, वो गलत जो है कर सकता है। नंबर 4 देखो, इसके अलावा कहां प्रयोग होता है कैन का? रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए, रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी, ठीक है, यानी दूर की संभावना। रिमोट माने रिमोट एरियाज, यानी दूर दूर के जो क्षेत्र हैं, तो रिमोट पॉसिबिलिटी माने दूर की संभावना, यानी जरूरी नहीं है, बहुत कम उस चीज की संभावना है, लेकिन हो सकती है वो भी, ठीक है। वो कैसे होती है? जैसे प्लीज चेक अंडर योर सीट्स बिफोर सिटिंग, बैठने से पहले अपनी जो सीट है उनके नीचे चेक कर लो। क्यों?
देयर कुड बी ए बॉम्ब, देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर इट, इसके नीचे बम हो सकता है। ठीक है, अब भाई देखो, आप कितनी बार चेक करते होगे, कितनी बार बम निकलता है सीट के नीचे? नहीं निकलता ना, लेकिन संभावना उसकी है कि कोई ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति नुकसान पहुंचाने के लिए औरों को, अपने किसी उद्देश्य के लिए वो उसके नीचे बम रख गया हो। इसलिए यहां पे क्या यूज करते हैं, हम कुड का प्रयोग करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रूल नंबर 5 लिखिए, रूल नंबर 5 लिखिए भाई। कैन और कुड दोबारा से आ गए। देखो, निवेदन कई जगह होता है, वहां कैन का प्रयोग होता है। कैन का मतलब होता है दोस्ताना निवेदन, यानी ऐसे दो लोगों के बीच जिनमें दोस्ती का संबंध है। और कुड का प्रयोग होता है औपचारिक, औपचारिक। ठीक है, औपचारिकताएं हम किनके साथ निभाते हैं? जिनसे हमारे दोस्ताना संबंध नहीं होते। ठीक है, जैसे कैन का प्रयोग कहां होगा? दो दोस्त हैं आपस में, एक दोस्त को दूसरी की मोटरसाइकिल की जरूरत पड़ी, तो कैन आई टेक योर बाइक, कैन आई टेक योर बाइक, कैन आई टेक योर पेन, कैन आई टेक योर बुक। ठीक है, क्या है? क्या मैं ये ले सकता हूं, क्या मैं ये ले सकता हूं, क्या मैं ये ले सकता हूं, सारी चीजें मांगने के लिए। लेकिन किन लोगों के बीच में है ये निवेदन? स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, कॉपी, पेंसिल। ये जो निवेदन दिखाया जा रहा है, ये निवेदन दिखाया जा रहा है दो दोस्तों के बीच में। कैसे पता चली? क्योंकि कैन दिया हुआ है। अगर कोई आपको पूछे, ये सेंटेंस दिया हुआ है कि इसमें निवेदन जो है कौन कर रहा है, किसी से? क्या एक आदमी अपने बॉस से निवेदन कर रहा है, एक आदमी जो है अपने दोस्त से निवेदन कर रहा है, या एक आदमी अपने से बड़े किसी अधिकारी से निवेदन कर रहा है? तो आपको बता देना है कि इसमें, क्योंकि कैन का यूज हुआ है, कैन होता है दोस्ताना निवेदन के लिए, ना कि किसी फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए कैसे होता है? जैसे आप किसी ऑफिस में गए, उस ऑफिस में आपको मैनेजर साहब से मिलना है, ठीक है, या कैन आई टॉक टू द मैनेजर। आप गए कि क्या मैं मैनेजर साहब से बात कर सकता हूं? ठीक है, आप किसी और ऑफिस में गए, किसी अधिकारी से मिलना है, एसडीएम साहब से मिलना है आपको, किसी वजह से अपने काम के लिए। आपकी नौकरी लगी, उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए वेरिफिकेशन लटकी पड़ी है वहां पे, तो अब वेरिफिकेशन लटकी पड़ी है तो आपको एसडीएम साहब से बात करनी है, डीएम साहब के यहाँ जाना है। अब आप चले गए वहां पे, जाने के बाद आप सीधे तो घुस नहीं जाओगे वहां, पहले उनके जो पीए हैं, पीएस है, कोई भी है, उनसे बात करोगे। अब जब उनसे आप बात करोगे तो आप कैसे बात करोगे? आप उनसे बात करोगे कि कैन आई टॉक टू द मैनेजर। हाँ, ये मैंने गलती से कर दिया भाई, कैन कुड। ठीक है, तो आप कैन नहीं कहोगे कि कैन आई टॉक टू द एसडीएम, कैन आई टॉक टू द डीएम, ऐसे नहीं बोलोगे, कुड, क्योंकि वहां औपचारिकताएं हैं, एक आदमी दूसरे से बड़ा है। ठीक है, तो कुड आई टॉक टू द एसडीएम। ठीक है, या कोई भी और हो सकता है, थाने में एसएचओ से मिलने गए, वहां आपकी वेरिफिकेशन आई हुई है, किसी भी काम से, यानी जिन लोगों के, आप कभी ऐसे लोगों से मिलने जाते हो जिनके बीच में, यानी जिससे आपके दोस्ताना संबंध नहीं है, तो वहां आप किसका यूज करोगे? वहां आप कुड का प्रयोग करोगे। जहां आप अपने दोस्त से कुछ मांग रहे हैं, वहां निवेदन करने के लिए आप किसका यूज करोगे? आप वहां पे कैन का यूज करोगे। ठीक है, ये रूल नंबर 5 था शायद। रूल नंबर 6 लिखिए भाई, रूल नंबर 6। अब देखिए, कैन नॉट, कैन का प्रयोग देख रहे हैं हम। कैन का मतलब हमारी कहीं सामर्थ्य है, हम किसी चीज को करने में एबल हैं। अब कैन नॉट का मतलब क्या होगा? कैन नॉट का मतलब हम उसमें एबल नहीं है। ठीक है, कैन नॉट में एबल छिपा होता है। कैन नॉट का मतलब है सामर्थ्य होना किसी चीज में, नेगेटिव सेंस में, और कैन का मतलब है पॉजिटिव सेंस में। ठीक है, तो अब देखो, ये जो रूल है, ये रूल नंबर 6 है शायद, तो ये जो रूल है ये पेपर के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आप अलग से टिक कर लीजिए, चाहे इंपॉर्टेंट लिखो इस पे, चाहे कुछ भी लिखो, ये रूल बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है? इसकी लिखो एक बार लैंग्वेज। कैन नॉट के साथ
एबल टू का प्रयोग नहीं होता है। कैन नॉट के साथ एबल टू का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, कैसे? आई कैन नॉट बी एबल टू हेल्प यू। आई कैन नॉट बी एबल टू हेल्प यू। मैं तुम्हारी मदद करने में समर्थ नहीं हो पाऊंगा। अब देखो, कैन नॉट का मतलब ये, कैन का मतलब समर्थ होना किसी चीज में, और कैन नॉट का मतलब ये समर्थ नहीं होना। अब अगर कैन नॉट का मतलब ही समर्थ नहीं होना है तो ये तो फालतू में ही लगा दिया आपने एबल टू, क्योंकि इसका मतलब भी मैं तुम्हारी मदद करने में समर्थ नहीं हो पाऊंगा, दो बार हो गया, क्योंकि इसमें कैन नॉट में भी एबल छुपा हुआ है और इसमें भी एबल आपने लगा दिया। इसलिए आई कैन नॉट बी एबल टू हेल्प यू की बजाय क्या होगा सेंटेंस? ये सेंटेंस हो गया यहां पे गलत। आई कैन नॉट हेल्प यू, इसका मतलब ही बहुत है, ये सफिशिएंट है। आई कैन नॉट हेल्प यू। ठीक है, तो ये तो है। अगर आपको गलती आए पेपर में कि किस पार्ट में गलती है, तो कैन नॉट अगर आया हुआ है तो एबल टू यहां नहीं आएगा, तो इस पार्ट में गलती हो जाएगी। लेकिन कभी कभी क्या आता है कि इंप्रूव करने के लिए आता है। किसके लिए आता है? इंप्रूव करने के लिए, सुधारना है सेंटेंस, तो वो दो तरीके से सुधार सकते हो आप। पहला तो ये, आई कैन नॉट बी एबल टू हेल्प यू की बजाय आई कैन नॉट हेल्प यू, या आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करने में समर्थ नहीं हो पाऊंगा। ठीक है, कैन नॉट में ये नहीं कर सकता, इसमें भी फ्यूचर ही छिपा हो सकता है। क्या होता है? फ्यूचर ही छिपा होता है। मैं ये आपकी मदद नहीं कर सकता, यानी आगे मैं भी कर नहीं पाऊंगा आपकी मदद। तो अगर एबल लगाना है आपको तो यहां विल नॉट आएगा, कैन नॉट आ ही नहीं सकता। ध्यान रखा है, कैन नॉट अगर आ गया तो एबल जो है वो क्या होगा? फिर एबल का यूज बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। अगर एबल का यूज किया जाएगा तो कैन नॉट को हम किस में बदलेंगे? विल नॉट बी। तो कैन नॉट ऊपर वाला गलत है, ये ठीक है और ये ठीक है। इंप्रूव करने के लिए अगर ऊपर वाला सेंटेंस आता है, दो तरीके से इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, अगर ऊपर वाले में गलती बताने के लिए आती है तो आप इस पार्ट को गलत बता सकते हो। एक और देख लीजिए उदाहरण। ही कैन नॉट बी एबल टू पास द एग्जाम। ही कैन नॉट बी एबल टू पास द एग्जाम, वह एग्जाम पास करने में सफल नहीं हो पाएगा। ही कैन नॉट बी एबल टू पास द एग्जाम। तो अब कैन नॉट के साथ फिर देखो बी एबल टू, ये गलत हो गया, तो इसको हमें सुधारना है। कैसे सुधारना है? ही कैन नॉट पास द एग्जाम, इसका मतलब क्या है? वह एग्जाम पास नहीं कर सकता, वह एग्जाम पास नहीं कर सकता। ही कैन नॉट पास द एग्जाम। दूसरा, ही विल नॉट बी एबल टू पास द एग्जाम। ही विल नॉट बी एबल टू पास द एग्जाम, वह एग्जाम पास करने में सफल नहीं हो पाएगा, वह एग्जाम पास नहीं कर सकता। यहां कैन नॉट के साथ बी एबल टू का यूज गलत है। तो अगर आपको गलती सुधारने के लिए आती है तो इसमें गलती हो जाएगी, और अगर आपको ये चेंज करने के लिए आता है, इसे सुधारने के लिए आता है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। देखिए भाई, ये जो है अभी हम क्या पढ़ रहे थे? कैन का प्रयोग। ठीक है, कैन बहुत महत्वपूर्ण, और कैन का जो रूल मैंने आपको बताया है, नॉर्मली उससे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो आपको बहुत अच्छी तरह से वो करना है, कैन नॉट और एबल वाला। ठीक है, अगली जो क्लास होगी इसमें मैं आपको शैल पढ़ाऊंगा, विल पढ़ाऊंगा और उसके साथ मे पढ़ाऊंगा, तीनों चीज पढ़ाऊंगा एक ही क्लास में। अगली क्लास, जैसा मैंने पहले ही कहा था कि नेक्स्ट वीक से क्लास थोड़ी सी बड़ी करेंगे, तो जो हमारी अगली क्लास है वो थोड़ी सी बड़ी होगी। ठीक है, और शायद दो क्लास 2 दिन लगातार भी आएंगी, कल छोड़ के परसों क्लास आएगी, परसों से अगले दिन भी शायद क्लास है, जो टाइम टेबल है उसी के हिसाब से। तो क्लास जो है आपकी 9 बजे मिल जाती है। कभी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो मैं आपको जो टेलीग्राम चैनल है हमारा अंगिरा कोचिंग नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, उस पे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि ये क्लास इतने बजे है, यानी 9 से कभी 9:30 भी हो सकती है, क्योंकि कई बार नेट का इशू हो जाता है, कई बार कुछ। ठीक है, तो वैसे ज्यादातर कोशिश रहेगी कि आपको 9 बजे तक क्लास मिल जाए,
लेकिन ना हो तो 9:30 बजे तक। बाकी मेहनत आप करते रहो। आप ये चिंता मत करना कि अभी कोर्स थोड़ा सा स्लो है। मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में मैं थोड़ा सा कोर्स स्लो लेके चलूंगा, फिर आप खूब दौड़ लेना जितना आपको दौड़ना है अभी। क्योंकि ग्रेस्पिंग ना, देखो किसी चीज में इंटरेस्ट बनना चाहिए पहले। आप रनिंग के लिए गए, मैंने कहा था ना 10 किलोमीटर एक दिन ही दौड़ गए, इसका मतलब क्या होगा कि आप थक भी जाओगे मॉरली भी, और अगले दिन मन भी नहीं करेगा। तो पहले हल्का हल्का दौड़ते हैं, फिर थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं, फिर थोड़ी दूरी बढ़ाते हैं, जिससे कि इंटरेस्ट बन जाए उसमें। ठीक है, तो वैसे ही हम भी करेंगे। 5-6 क्लास हो जाएंगी जब, तो उसके बाद हम थोड़ा क्लास का ड्यूरेशन भी बढ़ाएंगे, और एक आध वीक में हम क्लास जल्दी जल्दी भी करेंगे, यानी लगभग रोजाना करनी शुरू कर देंगे। अभी ये सारा का सारा सेटअप जो है मेरा, ये जो टेक्निकल सेटअप जो है, ये कंप्यूटर, ये कैमरा, ये मेरे लिए थोड़ा नया है। तो अभी कभी थोड़ा सा किसी आवाज में दिक्कत आ गई या कुछ, तो थोड़े दिन 2-4 दिन झेल लो, वो धीरे धीरे करके मैं ठीक कर लूंगा। और मेन उद्देश्य तो हमारा भाई पढ़ाई का है। ठीक है, पढ़ाई में कई बार बच्चा रेलवे स्टेशन पे भी पढ़ता है, तो उससे ज्यादा आवाज तो आ नहीं रही होगी, इसमें आवाज उतनी होगी मैक्सिमम। तो हम अगले में शैल, विल और मे का जो है तीनों चीजें पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि एक ही दिन खत्म हो जाए। उसके बाद 2 या 3 क्लास, मेरे ख्याल से 3 क्लास और इसकी रहेंगी बेसिक की। उसके बाद कुछ ऐसी जो है वर्ब जो हमें कंफ्यूज करती हैं, तो बेसिक का पार्ट नहीं है, वो तो कॉम्पिटिटिव जो अंग्रेजी होती है पूरी प्योर कॉम्पिटिटिव, उसका पार्ट है, वो भी हम करेंगे। यानी 3 से 4 क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि बेसिक वर्ड के जो वर्ब के जितने भी फंडे हैं वो तुम्हारे क्लियर हो जाए। ठीक है, चाहे उसके लिए एक आध क्लास थोड़ी बड़ी भी बनानी पड़े। तो इस वीक मोस्ट प्रोबेबली ये वर्ब खत्म हो जाएगी, वर्ब बेसिक। उसके बाद हम टेंस पढ़ेंगे पहले, टेंस पढ़ने के बाद फिर हम जाएंगे वर्ब एडवांस पे, क्योंकि टेंस हमें कई चीजों में मदद करता है। टेंस हमें नरेशन में मदद करता है, टेंस हमें वॉइस में मदद करता है। ठीक है, तो अभी बस मेरा इतना कहना है कि अगर आपको वीडियो ठीक लग रही हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए भाई, और चैनल तो हमारा आपने सब्सक्राइब किया ही होगा, रोजगार विद अंकित। तो अगर जिसने नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसे जैसे आपकी संख्या बढ़ती है ना, ऐसे ऐसे हमारा भी मन करता है और ज्यादा मेहनत करने के लिए। ठीक है, तो बस इतना ही मैं आज के लिए कहना चाहूंगा। धन्यवाद।